नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद हर क्रिप्टो निवेशक के मन में एक डर की तरह बैठा रहता है। कल्पना कीजिए किसी ने अपनी सारी बचत, अपनी पूरी क्रिप्टो होल्डिंग्स एक एक्सचेंज पर रखी है और एक सुबह उठते ही खबर आती है कि वो एक्सचेंज बंद हो गया है, वेबसाइट डाउन है, ऐप खुल नहीं रहा और सारा पैसा बस फंस गया है। मतलब ये एक बुरे सपने जैसा है। तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है। ये एक्सचेंज असल में है क्या? ये अचानक बंद क्यों हो जाते हैं? और सबसे ज़रूरी, अगर ऐसा हो तो एक निवेशक की संपत्ति का क्या होता है? क्या उसे वापस पाने का कोई रास्ता है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। इतिहास में हमने देखा है एम्प्टी गॉक्स से लेकर अभी हाल ही में FTX तक दुनिया के सबसे बड़े और कह सकते हैं भरोसेमंद माने जाने वाले एक्सचेंज भी रातों रात गायब हो गए हैं। इन घटनाओं में लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक्सचेंज पर अपनी क्रिप्टो देखता है तो क्या वो सच में उसका मालिक है या बस एक भ्रम में जी रहा है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि भाई अगर मेरे अकाउंट में दिख रहा है तो वो मेरा ही है। हम अपने एक्सचेंज अकाउंट को एक बैंक अकाउंट की तरह ही देखते हैं। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि क्रिप्टो की दुनिया में देखना और मालिक होना ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। और सारे जोखिम की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो एक हद तक सरकार द्वारा इंश्योर्ड होता है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज एक अलग दुनिया है। ज्यादातर लोग इसे अपना वॉलेट समझते हैं, पर असल में ये कस्टोडियन है। वॉलेट और कस्टोडियन? हाँ, और इन दो शब्दों का अंतर समझना ही अपनी संपत्ति को बचाने की पहली सीढ़ी है। तो क्या फर्क है इन दोनों में, एक वॉलेट और एक कस्टोडियन में? इसे आसान भाषा में समझिए। आपकी क्रिप्टो का जो मालिकाना हक है वो एक डिजिटल चाबी से जुड़ा होता है। इसे प्राइवेट की कहते हैं। प्राइवेट की? हाँ, जिसके पास ये चाबी है, क्रिप्टो उसी की है। सीधी सी बात, जब आप एक व्यक्तिगत वॉलेट जैसे कोई हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये चाबी आपके पास होती है। आप अपनी तिजोरी के मालिक हैं। लेकिन जब आप अपनी क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर रखते हैं तो आप अपनी चाबी उन्हें दे रहे हैं। चाबी भी और तिजोरी भी आप दोनों ही एक्सचेंज को सौंप देते हैं। एक्सचेंज आपकी तरफ से उस संपत्ति की देखरेख यानी कस्टडी कर रहा है। आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिखता है वो असल में एक्सचेंज का आपसे किया गया एक वादा है। एक वादा? हाँ, एक तरह का IOU कि आप जब मांगेंगे वो आपको उतनी क्रिप्टो दे देगा। एक मिनट, ये तो काफी डरावना है। इसका मतलब तकनीकी तौर पर एक्सचेंज मुझे मेरी ही क्रिप्टो देने से मना कर सकता है, क्योंकि असली चाबी तो उनके पास है। हाँ बिल्कुल, और यही तो होता है जब कोई एक्सचेंज अचानक विड्रॉल रोक देता है, क्योंकि नियंत्रण उनके पास है। वे जब चाहें आपका एक्सेस बंद कर सकते हैं। तो सुविधा के बदले में यूजर अनजाने में अपनी संपत्ति का नियंत्रण ही छोड़ देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हम अरबों डॉलर की संपत्ति इन कस्टोडियंस पर भरोसा करके रख रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये फेल कैसे हो सकते हैं। मैंने हैकिंग के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या सिर्फ वही एक वजह है? स्रोतों में तो कई कारण बताए गए हैं। हैकिंग तो बस एक पहलू है। असल में एक्सचेंज 4 मुख्य वजहों से बंद हो सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है दिवालियापन, मतलब बैंक्रप्सी। FTX इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है। सबको लगता था कि FTX एक बहुत बड़ी और सफल कंपनी है। हाँ, वो तो हर जगह थे। बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। FTX के मामले में असल में हुआ क्या था? वो दिवालियापन किसी आम कंपनी जैसा था या कुछ अलग था? वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। ये कोई बाहरी हैकर नहीं था। कंपनी के अंदर के लोग ही ग्राहकों के अरबों डॉलर के फंड्स को अपनी एक दूसरी सिस्टर कंपनी एलामीडा रिसर्च, हाँ एलामीडा रिसर्च, उसके जोखिम भरे सौदों में लगा रहे थे। जब वो सौदे डूब गए तो FTX के पास ग्राहकों को लौटाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। बाप रे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ग्राहकों को अपने अकाउंट में जो बैलेंस दिखता था वो असल में बस एक नंबर था। उसके पीछे कोई असली संपत्ति थी ही नहीं। वो एक धोखा था। यानी ये दिवालियापन से ज्यादा एक अंदरूनी धोखाधड़ी का मामला था। हैकिंग और दिवालियापन तो ऐसे जोखिम हैं जो किसी भी टेक कंपनी के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिप्टो में असली डर वो इंसानी फितरत से जुड़ा है। मतलब धोखाधड़ी। हाँ, धोखाधड़ी। बिल्कुल। और हैकिंग का जो क्लासिक केस है वो है एम्प्टी गॉक्स का।
2014 में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, तब ये हैक हुआ और लगभग 8.5 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए। 8.5 लाख? हाँ, जिनकी कीमत आज अरबों खरबों डॉलर में है। और वो कोई एक दिन में हुआ हैक नहीं था। हैकर्स धीरे धीरे सालों तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिटकॉइन चुराते रहे और कंपनी को पता ही नहीं चला? उनकी खराब सुरक्षा और मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला। तो देखिए, FTX में अंदर के लोग चोर के, एम्प्टी गॉक्स में बाहर के। खतरा हर तरफ से है। ये तो वाकई चिंताजनक है। और बाकी 2 कारण क्या है? क्या सरकार भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? हाँ, तीसरा कारण है नियामक कार्रवाई, यानी रेगुलेटरी एक्शन। दुनिया भर की सरकारें अब क्रिप्टो पर नियम कानून बना रही हैं। अगर कोई एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का पालन नहीं करता या बिना लाइसेंस के काम करता पाया जाता है, तो सरकार उसे बंद करवा सकती है। हाँ, सरकारी एजेंसियां उसे बंद करने का आदेश दे सकती हैं। और चौथा और शायद सबसे सीधा कारण है खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी, जिसे रग पुल कहते हैं। हाँ, रग पुल। इसमें एक्सचेंज बनाने वालों का इरादा ही शुरू से चोरी करने का होता है। वे एक आकर्षक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लोगों को निवेश के लिए लुभाते हैं, और जब काफी पैसा जमा हो जाता है तो वेबसाइट बंद करके गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ये समझना तो डरावना है कि इतने तरीकों से एक एक्सचेंज बंद हो सकता है। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या मेरा पैसा बस हवा में गायब हो जाता है? कानूनी तौर पर उस पैसे पर मेरा हक है या एक्सचेंज का? प्रक्रिया क्या होती है? क्या ये इस पर निर्भर करता है कि एक्सचेंज क्यों बंद हुआ? हाँ, ये पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करता है। हम इसे 3 अलग-अलग परिदृश्यों में देख सकते हैं। पहला और कह सकते हैं सबसे अच्छा परिदृश्य है अस्थायी शटडाउन। अस्थायी शटडाउन। हाँ, मान लीजिए किसी रेगुलेटरी जांच की वजह से या किसी छोटे सुरक्षा उल्लंघन के कारण एक्सचेंज कुछ समय के लिए विड्रॉल रोक देता है। ये तनावपूर्ण स्थिति होती है, लेकिन यहाँ उम्मीद रहती है कि जांच पूरी होने के बाद कामकाज सामान्य हो जाएगा और लोग अपने फंड्स निकाल पाएंगे। हाँ, ये एक ठहराव है, अंत नहीं। ठीक है, ये तो हुई सबसे अच्छी बुरी स्थिति। लेकिन अगर मामला गंभीर हो, जैसे FTX वाला दिवालियापन, उस प्रक्रिया में क्या होता है? वो दूसरा परिदृश्य है और वो बहुत जटिल है। जब कोई एक्सचेंज बैंक्रप्सी फाइल करता है तो मामला अदालत में चला जाता है। इस प्रक्रिया में आप, यानी जो यूजर हैं, वो कंपनी का असुरक्षित लेनदार बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। असुरक्षित लेनदार, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप लेनदारों की एक बहुत लंबी लाइन में खड़े हैं। कंपनी को पहले अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी, वकीलों की भारी भरकम फीस भरनी होगी और दूसरे सुरक्षित लेनदारों को चुकाना होगा। उसके बाद अगर कुछ संपत्ति बचती है तो उसे आप जैसे हजारों लाखों ग्राहकों में बांटा जाएगा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। 10 साल? और आखिर में हो सकता है कि आपको आपके कुल निवेश का सिर्फ 10 या 20% ही वापस मिले। माउंट गॉक्स के ग्राहकों को सोचिए, 1 दशक बाद भी अपने पैसे का इंतजार है। बाप रे, यानी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी पैसा वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा परिदृश्य, यानी धोखाधड़ी या रग पुल, उसमें तो शायद कोई प्रक्रिया होती ही नहीं होगी। बिल्कुल, वो सबसे खराब स्थिति है, एक ब्लैक होल। धोखाधड़ी के मामले में फंड्स कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले ही गायब हो चुके होते हैं। मालिक पैसा लेकर किसी ऐसे देश में भाग जाते हैं जहां से उन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन हो। और क्रिप्टो लेनदेन तो अपरिवर्तनीय होते हैं। हाँ, इररिवर्सिबल। एक बार पैसा भेज दिया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस मामले में रिकवरी की उम्मीद लगभग शून्य होती है। पैसा हमेशा के लिए डूब जाता है। हाँ, ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है, इन सभी डरावने परिदृश्यों की जड़ एक ही है। हम अपनी संपत्ति की चाबियां किसी और को दे देते हैं, और ये हमें क्रिप्टो के उस सुनहरे नियम पर वापस लाता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार है। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। यही इस पूरी चर्चा का सार है। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। इसका सीधा सा मतलब है, अगर उस क्रिप्टो की प्राइवेट कीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो तकनीकी और वास्तविक रूप से वो क्रिप्टो आपकी नहीं है। तो आप सिर्फ एक्सचेंज पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, और जैसा कि हमने देखा, ये भरोसा बहुत आसानी से टूट सकता है। असली नियंत्रण और असली मालिकाना हक सिर्फ सेल्फ कस्टडी से आता है। तो ये सेल्फ कस्टडी कैसे काम करती है? इसका समाधान क्या है? सेल्फ कस्टडी का मतलब है कि आप अपनी प्राइवेट कीज खुद संभालते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत वॉलेट्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर वॉलेट हो सकते हैं जो आपके फोन या कंप्यूटर पे चलते हैं, या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो सकते हैं जो एक छोटी USB जैसी डिवाइस होती है। और हार्डवेयर वॉलेट को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? हार्डवेयर वॉलेट ज्यादा सुरक्षित क्यों माने जाते हैं? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। हार्डवेयर वॉलेट की खासियत यह है
कि ये आपकी प्राइवेट कीज को हमेशा ऑफलाइन रखता है। ऑफलाइन मतलब इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल अलग? बिल्कुल अलग। जब आपको कोई लेन देन करना होता है तो आप उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन लेन देन को साइन करने का काम, यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर है, वो उस डिवाइस के अंदर ही होता है। अच्छा। आपकी चाबी कभी भी आपके इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर नहीं आती, जहां हैकर्स या वायरस उसे चुरा सकते हैं। ये अपनी तिजोरी को एक अभेद्य किले के अंदर रखने जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं। नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में रहता है। कोई एक्सचेंज, कोई सरकार, कोई हैकर आपकी इजाजत के बिना आपके फंड्स को छू भी नहीं सकता। ठीक है, ये सब क्रिप्टो के काम करने के तरीके पर एक मास्टर क्लास रही है। अब इसे उन लोगों के लिए व्यवहारिक बनाते हैं जो अभी सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी सारी क्रिप्टो तो एक ही एक्सचेंज पर पड़ी है। उन्हें आज अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए कौन से ठोस और जरूरी कदम उठाने चाहिए? इसके लिए कुछ बहुत ही सरल नियम हैं जिन्हें हर निवेशक को अपनाना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी, एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए नहीं। मतलब उन्हें एक भीड़-भाड़ वाले बाजार की तरह समझें, अपनी घर की तिजोरी की तरह नहीं। बिल्कुल सही। अगर आपने कोई क्रिप्टो लंबे समय के लिए रखने के इरादे से खरीदी है तो उसे एक्सचेंज पर बिल्कुल ना छोड़ें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को कहाँ रखें? ये तो साफ है, एक हार्डवेयर वॉलेट में। लेकिन रोजमर्रा की ट्रेडिंग या छोटी-मोटी रकम के लिए क्या करें? उसके लिए दूसरा नियम है, नियमित रूप से अपना मुनाफा या अपनी होल्डिंग्स को एक्सचेंज से अपने व्यक्तिगत वॉलेट में निकालते रहें। मतलब अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें। एग्जैक्टली। तीसरा, अगर आप सेल्फ कस्टडी के लिए वॉलेट चुन रहे हैं तो केवल भरोसेमंद और जाने-माने वॉलेट्स का ही इस्तेमाल करें। उनकी रिसर्च करें, रिव्यू पढ़ें। चौथा, अपने एक्सचेंज अकाउंट्स पर सुरक्षा के हर उपाय का इस्तेमाल करें। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो अनिवार्य है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी है, क्रिप्टो आपको वित्तीय स्वतंत्रता देती है, लेकिन ये स्वतंत्रता अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। आपको अपनी संपत्ति का चौकीदार खुद बनना होगा। यू हैव टू बी योर ओन बैंक। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का निचोड़ मेरे लिए तो यही है कि क्रिप्टो में सुविधा एक बहुत बड़े जोखिम के साथ आती है। अपनी संपत्ति को एक्सचेंज पे छोड़ना आसान है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा एक ऐसी कंपनी को सौंप रहे हैं जो रातों रात गायब हो सकती है। असली ताकत सेल्फ कस्टडी में है, अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण रखने में है। ये एक मानसिकता का बदलाव है। लोगों को कौन सा कॉइन खरीदें से आगे बढ़कर खरीदे हुए कॉइन को सुरक्षित कैसे रखें के बारे में सोचना होगा। और शायद दूसरा सवाल पहले से ज्यादा जरूरी है। हाँ, लंबे समय में तो बिल्कुल। ये जानना कि आपकी संपत्ति का नियंत्रण असल में किसके पास है, आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने इस पूरी चर्चा में सेल्फ कस्टडी को समाधान के तौर पर देखा, लेकिन ईमानदारी से सोचें तो प्राइवेट कीज को संभालना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये सब एक आम नॉन टेक्निकल इंसान के लिए थोड़ा जटिल और डरावना हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर क्रिप्टो को आम जनता तक पहुंचना है, हमारे माता पिता की पीढ़ी तक पहुंचना है, तो क्या हम सच में उम्मीद कर सकते हैं कि हर कोई अपना हार्डवेयर वॉलेट मैनेज करेगा? क्रिप्टो इंडस्ट्री इस दुविधा को कैसे सुलझा सकती है कि क्रिप्टो को इस्तेमाल में आसान भी बनाया जाए और उसका नियंत्रण भी उपयोगकर्ता के ही हाथ में रहे? इस पर जरूर सोचें।